हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कहते हैं ना कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख आए मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे किस अपक्रिया के बारे में, विस्थापन अपक्रिया के बारे में, कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। तो इस विस्थापन अपक्रिया को अगर हम बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहें तो इससे पहले हमें थोड़ा किसके बारे में समझना होगा, सक्रियता श्रेणी के बारे में, कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है ये क्या है। तो अगर हम बात कर लें किसकी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी की, तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी कैसे बनाई गई इसके बारे में थोड़ा अगर हम चर्चा करें तो कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम बात कर लें किसकी, लिथियम की, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। इसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी दूसरी जो कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1। दूसरा एलिमेंट जैसे हम क्या ले लें, पोटेशियम, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 19। पहले सेल में 2, फिर 8, फिर 8, फिर 1। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगला एलिमेंट जैसे हम क्या ले लें, मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। इसकी भी पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर कितने, 2। अगर हम अगला एलिमेंट ले लें क्या, कैल्शियम, क्या ले लें, कैल्शियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 8 और 2। अगला एलिमेंट जैसे हम क्या ले लें, सोडियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 11। पहले कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1। अब यहाँ पर अगर हम इन सभी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लिथियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। पोटेशियम की अंतिम कक्षा में कितने हैं, 1। लेकिन ये जो मैग्नीशियम है इसकी अंतिम कक्षा में कितने हैं, 2। कैल्शियम की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। सोडियम का जो अंतिम कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो ऐसे में अगर हम बात कर लें कि जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और उसके आउटर सेल मतलब बाहरी कोश में क्या हो, 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, 4 से क्या हो, कम इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु क्या करता है, अपने वाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है, त्याग। और अगर वाह्यतम कोश में 4 से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो वो परमाणु क्या करता है, वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें किसको, लिथियम को, तो लिथियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने जाएगा लिथियम तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Li1+ में। मतलब ये लिथियम बदल जाएगा किसमें, लिथियम आयन में। अगर अगला एग्जाम्पल हम ले लें क्या, पोटेशियम, तो इसके भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। इसका मतलब ये पोटेशियम भी अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने जाए तो सबसे पहले अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और किसमें बदल जाएगा, K1+ में। मतलब ये पोटेशियम किसमें कन्वर्ट होगा, पोटेशियम आयन में। ऐसे में अगर हम मैग्नीशियम की बात कर ले तो इसके आउटर सेल में कितने हैं, 2। कुल मिलाकर के 4 से क्या है, कम इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये मैग्नीशियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, त्याग। जब ये किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और किसमें बदल जाएगा, Mg++ में। तो इस बेस पर अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि ये लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, पोटेशियम भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो ये जितने भी तत्व के परमाणु हैं ये सब के सब क्या कर रहे हैं, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना को अगर हम ध्यान में रख करके कहें तो हम कह सकते हैं क्या, कि ऐसे तत्वों के परमाणु जो किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, तो वो तत्वों के परमाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, धातु। क्या कहते हैं, धातु। अगर हम बात कर लें कि धातु किसे कहते हैं, तो ऐसे तत्वों के परमाणु जो किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान क्या करते हैं, हमेशा अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, धातु। क्या कहते हैं, धातु। तो ऐसी कंडीशन में लिथियम भी क्या है, धातु। पोटेशियम भी क्या है, धातु। मैग्नीशियम भी क्या है, धातु। कैल्शियम भी क्या है, धातु। और सोडियम भी क्या है, धातु। तो ऐसे जितनी भी ये धातुएं हैं इन सबकी अपक्रिया अगर हम किसी पर्सनल एक पदार्थ से करा करके देखें तो पता चलता है कि ये लिथियम बहुत तेजी से अपक्रिया करता है। उससे कम तेजी से अपक्रिया कौन करता है, पोटेशियम। इससे कम तेजी से अपक्रिया कौन करता है, सोडियम। तो ऐसे में धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर, किसके आधार पर, धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी तैयार की गई जिसको क्या नाम दिया गया, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। जैसे सक्रियता श्रेणी की अगर हम बात कर लें
तो इस श्रेणी में सबसे ऊपर किसको रखा गया? अगर हम बात कर लें किसकी, धातुओं की सक्रियता श्रेणी की, तो इसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया? लिथियम को। किसको रखा गया? लिथियम, Li। इसके नीचे किसको रखा गया? पोटेशियम। फिर इसके नीचे सोडियम। फिर क्या आता है? कैल्शियम। फिर क्या आता है? मैग्नीशियम। फिर इसके बाद में आएगा क्या? एल्यूमिनियम। फिर क्या आएगा? जिंक मतलब Zn। इसके बाद में क्या आएगा? Fe मतलब आयरन। फिर यहाँ पर बीच में किसको रखा गया? हाइड्रोजन को। किसको रखा गया? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन के नीचे किसको रखा गया? जैसे कॉपर हो गया, Ag हो गया, या फिर यहाँ पर Au हो गया। तो ऐसे ये एक श्रेणी तैयार की गई, जो किसके आधार पर तैयार की गई? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर। तो ऐसे में अगर हम बात कर लें कि ये जो श्रेणी तैयार की गई है किसके आधार पर? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर। जो धातु ज़्यादा क्रियाशील उसको कहाँ रखा गया? सबसे ऊपर। जो उससे कम क्रियाशील उसको उसके नीचे। तो ऐसे में एक श्रेणी तैयार हुई जिसका नाम क्या रखा गया? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब अगर इस धातुओं की सक्रियता श्रेणी के हम लक्षणों की बात कर लें तो पहला लक्षण क्या है कि ये जो सक्रियता श्रेणी ये किसके आधार पर बनाई गई? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर। किसके आधार पर? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर। अगर इसके हम दूसरे लक्षण की बात कर लें तो इस श्रेणी में बीच में किसको रखा गया? हाइड्रोजन को। किसको रखा गया? हाइड्रोजन को। बीच में किसको स्थान दिया गया? यहाँ पर हाइड्रोजन को। और क्या अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात कर लें तो जो सक्रियता श्रेणी है इसमें ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर। जिनका स्थान हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर। जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनका स्थान क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर। तो सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होता है इनको हम लोग एक नाम देते हैं क्या? अधिक क्रियाशील धातुएं। क्या नाम देते हैं? अधिक क्रियाशील धातुएं। या फिर हम कह सकते हैं इनको और क्या नाम देते हैं? सक्रिय धातुएं। क्या नाम देते हैं? सक्रिय धातुएं। तो अगर कहें कि सक्रिय धातुएं किसे कहते हैं तो हम कहेंगे क्या कि ऐसी धातुएं जिनका स्थान सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है इनको हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय धातुएं या फिर अधिक क्रियाशील धातुएं। और ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है जैसे क्या? कॉपर, Ag, Au। मतलब ये कॉपर हो गया, ये क्या हो गया? Ag, ये क्या हो गया? Au। अगर इनके स्थान की हम बात कर लें तो इनका स्थान हाइड्रोजन से क्या है? नीचे। इसका मतलब इनको एक नाम दिया गया क्या? कम क्रियाशील धातुएं। क्या नाम दिया गया? कम क्रियाशील धातुएं। तो ये क्या है? सक्रियता श्रेणी का एक प्रमुख लक्षण है क्या कि सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है उनको क्या कहा गया? अधिक क्रियाशील धातुएं, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय धातुएं। और जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे इनको हम लोग क्या कहते हैं? कम क्रियाशील धातुएं। तो अगर हम इसके अगले लक्षण की बात कर लें तो सक्रियता श्रेणी का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है कि इसमें से ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है वो किसी भी अम्ल से अपक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। जबकि सक्रियता श्रेणी में ऐसी धातुएं जिनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है वो अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। अब अगर इसके सबसे प्रमुख लक्षण की हम बात कर लें तो क्या है कि सक्रियता श्रेणी में प्रत्येक ऊपर रखी धातु अपने से नीचे रखी धातु के लवण के जलीय विलयन से उस धातु को क्या कर देती है? विस्थापित। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि सक्रियता श्रेणी में प्रत्येक ऊपर रखी धातु क्या है? अधिक क्रियाशील, और इसके नीचे रखी धातु क्या है? कम क्रियाशील। तो ऐसे में प्रत्येक ऊपर रखी धातु क्या करती है? अपने से नीचे रखी धातु के विलयन से उस धातु को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। अब इसी के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? विस्थापन अवक्रिया के बारे में। किसके आधार पर? सक्रियता श्रेणी के आधार पर। तो अगर हम बात कर लें किसकी? विस्थापन अवक्रिया की। किसकी बात कर लें? विस्थापन अवक्रिया की। तो विस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, जिसमें क्या होता है? अधिक क्रियाशील पदार्थ क्या करता है? कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अवक्रियाएं। मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अवक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले लें कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में किसकी छड़ को डुबोते हैं? लोहे की छड़ को। तो यहाँ पर अगर देखें कि क्या होता
होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम किसकी छड़ डुबोते हैं? लोहे की। लोहे का मतलब क्या? Fe का मतलब आयरन। तो अगर हम सक्रियता श्रेणी में ध्यान से देखें तो ये क्या है? आयरन, और ये क्या है? कॉपर। तो इसका मतलब कॉपर क्या है? हाइड्रोजन से नीचे। इसका मतलब ये कॉपर क्या है? कम क्रियाशील धातु। और Fe का स्थान क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर। इसका मतलब Fe क्या है? अधिक क्रियाशील धातु। तो यहाँ पर CuSO4 में कॉपर और इधर क्या है? Fe। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो Fe का स्थान सक्रियता श्रेणी में ऊपर है। इसका मतलब ये क्या है? ज़्यादा क्रियाशील। वो कॉपर का स्थान मतलब सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है? नीचे। इसका मतलब ये क्या है? कम क्रियाशील धातु। तो यहाँ पर Fe अधिक क्रियाशील होने के कारण जैसे ये कॉपर सल्फेट विलयन में जाएगा, यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित। तो यहाँ से Cu क्या हो जाएगा? बाहर। और ये आकर के Cu के स्थान पर शिफ्ट हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा? FeSO4। क्या बन जाएगा? FeSO4। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोते हैं तो लोहा क्या है? अधिक क्रियाशील धातु। किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। तो ये अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगी? विस्थापित। और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोते हैं? तो अधिक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोते हैं तो लोहा क्या है? अधिक क्रियाशील। क्यों? क्योंकि सक्रियता श्रेणी में इसका स्थान कॉपर से क्या है? ऊपर। तो ये अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित। और बना लेगा क्या? FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट। अब अगर हम कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम क्या डालते हैं? जस्ते की पत्ती डालते हैं। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या होगा? CuSO4। इसमें किसकी पत्ती डुबोएंगे? जस्ता। जस्ता का मतलब क्या? जिंक। जिंक का मतलब Zn। तो अब फिर आगे देखें कैसे रिएक्शन होगी। अगर हम कॉपर सल्फेट में देखें तो क्या है? कॉपर Zn का स्थान ये देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी, या फिर हम कहें क्या कि धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी में है इसमें जो जिंक का स्थान है वो कॉपर की तुलना में क्या है? ऊपर। इसका मतलब ये जिंक क्या है? अधिक क्रियाशील धातु। कॉपर क्या है? कम क्रियाशील धातु। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जिंक को डालेंगे तो ये जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण यहाँ से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित। और बन जाएगा क्या? ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। और बाहर क्या हो जाएगा? यहाँ से कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते की पत्ती को डालते हैं तो जस्ता क्या है? अधिक क्रियाशील धातु। अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण यह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये सब कैसी अपक्रिया हैं? विस्थापन अपक्रियाएं। इन्हीं को देख करके इनकी डिफिनीशन बनती है क्या कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब अगर हम बात कर लें किसकी? विस्थापन अपक्रियाओं के प्रकार की, तो विस्थापन अपक्रियाएं कितने प्रकार की हम लोगों को पढ़नी है? 2 प्रकार की क्लास 10th लेवल पर। पहला क्या पढ़ना है? एकल विस्थापन अपक्रिया। पहला क्या पढ़ना है? एकल विस्थापन अपक्रिया। तो नाम से ही पकड़ो, एकल का मतलब यहां पर किससे है? एक से। मतलब ऐसी विस्थापन अपक्रियाएं जिनमें एक परमाणु या आयन का क्या होता है? विस्थापन होता है, एकल विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी विस्थापन अपक्रियाएं जिनमें केवल कितने परमाणु का विस्थापन हो? एक परमाणु का विस्थापन होता हो, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अपक्रियाएं। जैसे अभी हम लोग दोनों एग्जाम्पल देख चुके। क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की छड़ को डुबोते हैं? तो ये यहाँ पर लोहा क्या है? अधिक क्रियाशील। कॉपर क्या है? कम क्रियाशील। तो ये कॉपर को यहाँ से विस्थापित करेगा और बना लेगा क्या? FeSO4 प्लस क्या? Cu। तो इस अपक्रिया में देखें तो केवल कितने परमाणु का विस्थापन हो रहा है? एक परमाणु या एक परमाणु आयन का विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर केवल एक ही परमाणु का क्या हो रहा? विस्थापन। तो ये कैसी अपक्रिया होगी? एकल विस्थापन अपक्रिया। कैसी होगी? एकल विस्थापन अपक्रिया। ऐसी विस्थापन अपक्रियाएं जिनमें एक परमाणु या एक आयन का विस्थापन होता है एकल विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब बात कर लें किसकी? इसका जो सेकंड टाइप आता है क्या? द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या आता है? द्विविस्थापन अपक्रिया।
तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं, द्वि का मतलब यहाँ पर किससे है, दो से, ऐसी विस्थापन अपक्रियाएं जिनमें कितने परमाणु आयन का, दो परमाणु आयन का विस्थापन होता है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी विस्थापन अपक्रियाएं जिनमें दो परमाणु आयन का क्या होता है, विस्थापन होता है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम लोग, क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 की अपक्रिया किससे होती है, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 से। तो इस अपक्रिया को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर कैसे इसको हम समझेंगे, क्या होता है जब बेरियम क्लोराइड का मतलब यहाँ पर किससे है, BaCl2 से, और सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, Na2SO4। ये कैसी अपक्रिया है, एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन अपक्रिया, तो इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, BaCl के कितने परमाणु हैं यहाँ पर, दो, तो इसको हम क्या लिख लें, ClCl प्लस Na2SO4 में Na के कितने परमाणु हैं, दो, आगे क्या है SO4। अगर हम यहाँ पर बात कर लें किसकी, क्लोरीन को, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। ऐसे में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2 8 7, इसकी अंतिम कक्षा में 4 से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1। तो यहाँ पर अगर हम क्लोरीन की बात कर लें तो ये किसमें, 1 माइनस में टूटेगा, ये भी 1 माइनस, तो बेरियम पर क्या आएगा, डबल प्लस। और अगर हम इधर बात कर लें किसकी, सोडियम की, तो इसका परमाणु क्रमांक 11, पहले कक्षा में 2, फिर 8, फिर 1, इसकी अंतिम कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन 4 से क्या है, कम। इसका मतलब ये सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग। तो जब ये सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो हम कहेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1। तो ये Na किसमें टूटेगा, 1 प्लस, दूसरा भी 1 प्लस, तो SO4 डबल माइनस। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्लोरीन पर क्या है, 1 माइनस, Na पर क्या है, 1 प्लस। ये क्लोरीन किससे संपर्क करेगा, Na प्लस से, और बन जाएगा इधर क्या, NaCl। दूसरा क्लोरीन दूसरे Na प्लस से संपर्क करेगा और बन जाएगा क्या, NaCl। तो यहाँ पर NaCl के कितने अणु बन जाएंगे, 2, तो लिखेंगे क्या, 2NaCl। और ये Ba क्या है, डबल प्लस वाला, SO4 क्या है, डबल माइनस वाला, तो ये SO4 किससे संपर्क करेगा, Ba से। जब ये Ba से संपर्क करेगा तो ये बना लेगा क्या, BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। तो इस रासायनिक अपक्रिया में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितने परमाणुओं का विस्थापन हो रहा, 2। यहाँ पर दोनों क्लोरीन किसके पास में थे, बेरियम के पास, और दोनों क्लोरीन परमाणु का क्या हो गया, विस्थापन। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया होगी, द्विविस्थापन अपक्रिया। कैसी अपक्रिया होगी, द्विविस्थापन, मतलब ऐसी विस्थापन अपक्रियाएं जिनमें दो परमाणु या दो परमाणु आयनों का क्या होता है, विस्थापन होता है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट क्या, 2NaCl प्लस BaSO4 बनेगा क्या, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो ये कैसी अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया।